हेलो व्यूअर्स, आइए आज हम लोग डिस्कस करेंगे फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी भारतीय संविधान के मूल अधिकार। ठीक है, आइए हम लोग डिस्कस करते हैं। फंडामेंटल राइट जो है पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है, जो आर्टिकल 12 से 35 तक है। संविधान के भाग 3 में 12 से 35 तक। ठीक है, ये जो है आपका जो है यूएसए का जो है बिल ऑफ राइट्स से लिया गया है। ठीक है, अमेरिकी संविधान से प्रेरित है। अब देखिए पार्ट 3 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, इसको जो है मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया कहा जाता है। ठीक है, मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया अगर हम लोग देखें तो क्यों कहा जाता है मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया, या मैग्ना कार्टा क्या है। ठीक है, अब मैग्ना कार्टा क्या है इसके लिए हम लोग कहते हैं भारत का मैग्ना कार्टा है। तो आपके लिए ये भी जानना जरूरी है कि मैग्ना कार्टा जो है वो जो है चार्टर ऑफ राइट्स था, यानी कि अधिकार का एक चार्टर था। ठीक है, जो कि इंग्लैंड के राजा किंग जॉन ने जो है 1225 में इशू किया था। ठीक है, ये जो पहला रिटर्न डॉक्यूमेंट था जो कि आपका फंडामेंटल राइट से संबंधित है। ठीक है, तो इसी को जो है मैग्ना कार्टा कहा जाता है, और इसीलिए पार्ट 3 को जो है मूल अधिकार को जो है भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ओके, आइए अब हम लोग आगे देखते हैं। ठीक है, देखिए हमारा जो है मूल अधिकार जो है फंडामेंटल राइट्स वो जस्टिसिएबल है। ठीक है, यानी न्यायोचित। न्यायोचित से मतलब है कि अगर आपके फंडामेंटल राइट्स यानी मूल अधिकार का हनन होता है तो आप जो है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, ठीक है। अब देखिए हमारा फंडामेंटल राइट जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में यानी भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में, वो जो आपका किसी अन्य देश के कॉन्स्टिट्यूशन से ज़्यादा विस्तृत रूप से है, यानी उसको ज़्यादा इलेबोरेट किया गया है। ठीक है, जैसे यूएसए में भी है फंडामेंटल राइट्स, लेकिन उसे उतना इलेबोरेट नहीं किया गया है जितना इंडिया में किया गया है। ठीक है, अब देखिए फंडामेंटल राइट्स जो है मूल अधिकार वो जो है कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी देती है भारत के सभी पर्सन को बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के। ठीक है, अब देखिए ये आपका व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए मूल तत्व है, ठीक है, हर व्यक्ति के लिए मूल अधिकार की गारंटी। ठीक है, अब देखिए फंडामेंटल राइट जो है दिया गया है वो आपका जो है पॉलिटिकल डेमोक्रेसी यानी राजनीतिक लोकतंत्र को जो है प्रमोट करने के लिए दिया गया है। ठीक है, वो जो है आपका राजशाही या तानाशाही जो है देश में उसको इस्टेब्लिश होने से रोकता है। ठीक है, और ये स्वतंत्रता व्यक्ति की स्वतंत्रता को जो है प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, और इसमें जो है कुछ लिमिटेशन भी दी हुई है। ठीक है, ये आपका युक्तिपूर्वक प्रतिबंध जो कि रिक्वायर्ड है, और कब के लिए है ये तो ये भी डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगर हम लोग बात करें फंडामेंटल राइट्स यानी मूल अधिकार को जो है मूल अधिकार क्यों कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि ये जो है गारंटी दिया गया है और प्रोटेक्ट करता है इसको भारत का संविधान। ठीक है, और भारत का संविधान जो है उसको जो फंडामेंटल लॉ बेसिक लॉ ऑफ द लैंड कहा जाता है, यानी कि भारत में जो कुछ भी होगा वो संविधान के तहत ही होगा। और संविधान क्या होता है, एक विधान एक कानून है जिसके हिसाब से चलता है। वो आपके घर में भी है कुछ अनटोल्ड संविधान, यानी कि जो कि लिखा हुआ नहीं है और बोला नहीं जाता, एक तरह से आप लोग मन में भी मान लेते हैं। मतलब जैसे है कि पापा हैं, आपके पापा की बात माननी है या ये करना है सुबह उठ के, ये सब को भी आप लोग जो है संविधान के तहत ही कंसीडर कर सकते हैं। जैसे ब्रिटेन में है, वहाँ का संविधान लिखा हुआ नहीं है, अलिखित है, वहाँ मौखिक रूप से चलता है, तो आप लोग इसे घर का मौखिक संविधान मान सकते हैं। ठीक है, ये बस समझने के लिए है। ठीक है, तो इस वजह से फंडामेंटल राइट को फंडामेंटल राइट यानी मूल अधिकार का कहा गया, क्योंकि वो जो है संविधान जो है जो कि भारत का फंडामेंटल लॉ है, मूल कानून, इसके तहत गारंटी किया गया है और प्रोटेक्ट किया गया। तो यहाँ से अगर हम लोग क्वेश्चन लें कि जो है आपका जो है मूल अधिकार को गारंटी कौन करता है, मूल अधिकार की गारंटी कौन देता है, तो वो आपका है संविधान। और इस तरह से भी देखिए कि जो है इसको फंडामेंटल इस सेंस में भी कहा जाता है, क्योंकि ये जो है आपका किसी भी व्यक्ति के जो है पूर्ण रूपेण डेवलपमेंट के लिए जो है बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब जो है मूल रूप से जो है 7 संविधान दिए गए थे। ठीक,
लेकिन बाद में जो आपका 44वां संविधान संशोधन के तहत जो है 1978 में एक मूल अधिकार हटा लिया गया था। तो ये क्या था और क्यों था, ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए, मूल रूप से 7 अधिकार हैं, मूल अधिकार। अब देखिए आपका राइट टू इक्वलिटी, अनुच्छेद 14 से 18, ये कल भी बताया था मैंने, ठीक है। उसके बाद है राइट टू फ्रीडम, अनुच्छेद 19 से 22, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23-24, ठीक है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28, 25, 26, 27, 28, ठीक है। फिर 5वां है आपका कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, यानी सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधित अधिकार, अनुच्छेद 29 और 30, ठीक। अब देखिए 6ठा संपत्ति का अधिकार, ठीक है, राइट टू प्रॉपर्टी। तो ये जो आपका है संपत्ति का अधिकार, ये मूल अधिकार जो है, ये मूल अधिकार मतलब कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा था, बेसिक ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन, जिसे हम लोगों ने 1950 में अडॉप्ट किया था, उसमें ये दिया हुआ था। लेकिन फिर जो आपका 44वां संविधान संशोधन 1978 के अंतर्गत इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया, और अब जो है आपका ये अनुच्छेद 300A में आता है। तो देखिए एक क्वेश्चन जो है यहाँ पे आप लोग माइंड मेकअप कर लें पहले से। अगर पूछा जाए कि क्या संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है, तो हो सकता है आप लोगों ने यहाँ कानूनी अधिकार यानी लीगल अधिकार पढ़ लिया, लीगल राइट, तो आप लोग ये भी सोच लें कि नहीं ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड नहीं है, ठीक है। तो देखिए सिंपल सा चीज़ है, कॉन्स्टिट्यूशनल क्या है या क्या नहीं है, ठीक है, उसको दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। बस अगर आपके संविधान में वो लिखित है या फिर आपका जो है क्लियरली लिखित है, या फिर थोड़ा जो है वो आपका एक होता है डायरेक्ट क्लियर लिखित होना, एक होता है कुछ निहित भाव में लिखित होना, ठीक है। तो अगर वो संविधान में रिटन है तो वो संवैधानिक है, नहीं है तो नहीं है, बाकी उसको दुनिया से कोई मतलब ही नहीं है, ठीक। अगर बोला जाए कि क्या अभी भी कॉन्स्टिट्यूशनल है संपत्ति का अधिकार, तो हाँ बिल्कुल है, कि अभी भी संविधान में है, आर्टिकल 300A में है, लेकिन है तो इस वजह से है, ठीक। और ये अभी जो है आपका मूल अधिकार में अब नहीं आता है, ठीक। मूल अधिकार में क्यों नहीं आता है, तो ये भी एक बहुत लंबी कहानी है, लेकिन बेसिकली आप यही समझें कि अगर मूल अधिकार होता तो बहुत सारा जो है इशू आपका जो है वो हो जाता, जैसे भूमि अधिग्रहण किसी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए, तो वहाँ बहुत सारी दिक्कत आती, ठीक है। तो इस वजह से अब देखिए 7वां और अंतिम जो मूल संविधान में दिया है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32, ठीक है। तो इसके अंतर्गत है कि आप जो है अगर आपके संविधान का हनन होता है मूल अधिकार का, संवैधानिक मूल अधिकार का, तो आप जो है अनुच्छेद 32 के तहत जो है इसके लिए आप कोर्ट जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। ओके, अब देखिए 44वां संविधान संशोधन 1978 में जो है संपत्ति का अधिकार को हटा दिया गया था, ठीक। इसके बाद ये आपका जो है लीगल राइट बन गया 300A के अंतर्गत, जो कि पार्ट 12 में है, ठीक। पार्ट 3 से हटा के पार्ट 12 में इसे अभी सम्मिलित किया गया है, भाग 12, ठीक। तो अभी जो है एट प्रेजेंट जो है 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, ठीक। तो देखिए मूल अधिकार की विशेषताएं यानी फीचर्स, ठीक। तो फंडामेंटल राइट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी करती है। देखिए कुछ जो है फंडामेंटल राइट वो सिर्फ सिटीजन को उपलब्ध हैं, यानी भारतीय नागरिक को, और कुछ जो है सभी लोगों को है, वो आपका सिटीजन हो, विदेशी हो या लीगल पर्सन हो। लीगल पर्सन में आपकी कंपनी या कॉरपोरेशन आ गई, यानी जो सांस नहीं लेते हैं लेकिन लीगल पर्सन है, ये आपकी जो है कॉमर्स की टर्म है, तो इसमें हम लोग डीप में जाएंगे नहीं, ठीक है। तो अब देखिए कुछ संविधान के जो है आपको मूल अधिकार, जैसे हम लोगों ने जो पहले भी बात किया 15, 16, 19, 29, 30, ये सिर्फ नागरिकों के लिए है, ठीक है। बाकी जो है आपका फॉरेनर लीगल पर्सन सभी के लिए, ठीक है।
वे जो है एब्सोल्यूट नहीं है, क्वालिफाइड है। मतलब वो एकदम क्लियर नहीं है कि हाँ हमेशा ये मूल अधिकार चलेगा ही, इस पे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है। ठीक है, और ये जो है रिस्ट्रिक्शन जो उस पर लगाया गया, प्रतिबंध जो लगाया गया, ठीक है, वो आपका जो है कोर्ट तय करेगी कि ये रीजनेबल है या नहीं है। ठीक है, यानी कि ये जो आप पे मूल अधिकार पे प्रतिबंध लगाया गया है वो लगाया जाना उचित है या नहीं है, यह कोर्ट तय करेगी। ठीक है, ये आपका जो है राज्य की मानक कार्रवाई के विरुद्ध उपलब्ध है। ठीक है, आपका जो है कुछ अधिकार जो है आपका वो निगेटिव है। ठीक है, जो कि आपका जो है सरकार जो है यानी राज्य जो है उसकी अथॉरिटी पे जो है लिमिटेशन लगाती है, और कुछ जो है पॉजिटिव है। ठीक, जो कि कुछ जो है आपको प्रिविलेज देती हैं। ठीक है, तो जो सरकार को कुछ गलत करने से रोकती है वो नका तो वाला हो गया, और कुछ सकारात्मक जो कि व्यक्ति को अपना जो है प्रिविलेज देती है। ठीक, अब जो है ये जस्टिसिएबल हैं, यानी कि जो है ये वाद्य योग होते हैं, और ये अलाउ करते हैं जो है व्यक्ति को कि इसके इन्फोर्समेंट के लिए जो है आप कोर्ट जा सकते हैं अगर इसको वायलेट किया गया है। ठीक, अब ये जो है आपका मूल अधिकार, ये जो है डिफेंड किया जाता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। ठीक है, तो कोई भी जो है पीड़ित व्यक्ति जो है सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। ऐसा ज़रूरी नहीं कि वो जो है निचला स्तर से यानी जो है जिला न्यायालय फिर हाई कोर्ट उसके बाद ही सुप्रीम कोर्ट जाए, वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। ठीक है, अब ये जो है ये परमानेंट भी नहीं है। ठीक है, यानी ये अधिकार जो है अस्थाई नहीं है। ये पार्लियामेंट जो है ये आपका जो है उसको कर्टेल कर सकती है, यानी थोड़ा सा अल्टर कर सकती है, या फिर जो है पूरा तरह से वो जो है आपका हटा भी सकती है। लेकिन ये जो है आपका जो है आर्टिकल 368 यानी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत ही होगा। ठीक है, ऑर्डिनरी एक्ट द्वारा नहीं हो सकता है। और एक और चीज़ ये जो है संविधान की मूल प्रकृति यानी बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है इसको प्रभावित किए बिना होना चाहिए। ठीक है, और इसे जो है आपका सस्पेंड किया जा सकता है नेशनल इमरजेंसी के केस में। ठीक है, आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर आर्टिकल 20 एंड 21 ये आपका जो है नेशनल इमरजेंसी के दौरान भी जो है सस्पेंड नहीं होती है। ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ है आपका CDS, SSC, रेलवे सारे एग्जामों में आता है। ठीक है, UPSC में भी आया हुआ है। ठीक है, इसे ध्यान में रखेंगे। अब देखिए बाकी जो 6 आपके जो है राइट हैं आर्टिकल 19 के तहत, कल भी बताया था मैंने, आर्टिकल 19 के तहत सब डिवीज़न A से F तक। ठीक है, वो अगर जो है वार या एक्सटर्नल एग्रेशन के आधार पे अगर इमरजेंसी होता है, एक्सटर्नल इमरजेंसी, तभी उसे किया जा सकता है। इंटरनल इमरजेंसी के केस में जो है आर्टिकल 19 को जो है सस्पेंड नहीं किया जा सकता है। ठीक है, इसे हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। ठीक, अब देखिए अनुच्छेद 58 यही हम लोगों ने डिस्कस किया। अनुच्छेद 358 हो गया। भाई अनुच्छेद 359, अब देखिए अनुच्छेद 19 के अलावा किन अधिकारों को कितने समय और किस क्षेत्र में निलंबन होगा इसके लिए राष्ट्रपति आदेश जारी करेंगे। ठीक है, 20 और 21 को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं किया जा सकता है। ठीक, अब देखिए आपका जो है ऑपरेशन जो है आपको आर्टिकल 31 के तहत जो है लिमिट किया गया है। ठीक है, और आपका जो है द एप्लीकेशन फॉर मेंबर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, पैरामिलिट्री फोर्सेस, पुलिस फोर्स, इंटेलिजेंस एजेंसीज एंड एनालॉगस सर्विसेज कैन बी रेस्ट्रिक्टेड और एब्रोगेटेड बाय द पार्लियामेंट। ठीक है, यानी आर्टिकल 33 के तहत जो है वो आर्म्ड फोर्स पे जो है कुछ रेस्ट्रिक्शन है फंडामेंटल राइट्स पे, और ये इसलिए भी है कि आप जो फंडामेंटल राइट के नाम पे जो है कुछ ऐसा नहीं कर दें जिससे देश की प्राइवेसी या सिक्योरिटी को खतरा हो। तो कुछ चीज़ें गुप्त रहनी भी सही होती है, और वहाँ पे जो नेशनल इम्पोर्टेंस की चीज़ें हैं वहाँ पे आपको जो है कभी कभी फंडामेंटल राइट से समझौता करना पड़ता है। ठीक है, ताकि आपके जो है अकेले के फंडामेंटल राइट की वजह से जो है अगर भारत की बात की जाए तो 130 करोड़ की जनता प्रॉब्लम में नहीं आ जाए। ठीक है,
ओके। अब देखिए मोस्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट जो है, ज़्यादातर फंडामेंटल राइट जो है वो डायरेक्ट इन्फोर्सेबल है, ठीक है। लेकिन कुछ को जो है आपका जो है कानून बनाकर जो है उससे लागू किया जाता है, ठीक है। ये लॉ जो है सिर्फ पार्लियामेंट बना सकती है और जो है आपका स्टेट लेजिस्लेचर नहीं बना सकती है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे है आपका मूल अधिकार, ठीक। तो मूल अधिकार जो है किसके खिलाफ अधिकार है, तो ये स्टेट के खिलाफ भी है अधिकार आपका। तो स्टेट में आता क्या है, ठीक है। तो अगर देखें पार्ट थ्री 12 से 35 है, तो आपका कौन सा राइट है, वो आपका 14 से स्टार्ट है। तो 14 से स्टार्ट है तो 12-13 क्या है, ठीक। तो आपका जो आर्टिकल 12 है, अनुच्छेद 12, वो आपका जो है इलेबोरेशन करती है, यानी जो है आपका इलेबोरेशन को बोल सकते हैं थोड़ा डिटेल में बताना, कोई चीज़ व्याख्या करना, ठीक है। इलेबोरेशन करती है यानी व्याख्या करती है, और आपका जो है डेफिनेशन देती है स्टेट का, यानी स्टेट यानी राज्य। देखिए कुछ चीज़ें अंतर्निहित होती है, जैसे हम लोग जो है मान के चलते हैं हाँ ये है वो है, लेकिन अगर कोई क्राइम करने पे आ जाए, जो रूल मेकिंग अथॉरिटी ही है जो कि स्टेट है, राज्य है, केंद्र, यहाँ पे राज्य में हम लोग यूनियन की बात कर रहे हैं, केंद्र की। तो अगर वो ही कानून तोड़ने पे आपका आ जाए, संविधान से खिलवाड़ करने पे आ जाए, तो कुछ भी पॉसिबल है। तो इसलिए जो है कॉन्स्टिट्यूशन में, जो हमारे संविधान में क्लियर लिखा हुआ है एक एक वर्ड, कि यहाँ पे जो आपका मूल अधिकार में आपका जो है राज्य की परिभाषा है, तो उसमें कौन कौन आता है, ठीक है। अब जिसमें अलग अलग प्रोविज़न दिया गया है, ठीक। अब देखिए अकॉर्डिंग टू दिस का क्या है, गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, ठीक। पहला में आपका जो है केंद्र सरकार और संसद, ठीक। एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव ऑर्गन यूनियन का, ठीक है। और दूसरा में देखिए राज्य सरकार और राज्य विधायिका, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद ऑल लोकल अथॉरिटी, ठीक है, जैसे म्यूनिसिपैलिटी हो गई, पंचायत हो गया, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड हो गया, आपका जो इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट है, ये सब, ठीक है। ऑल अदर अथॉरिटी जो जैसे जो स्टेचुअरी और नॉन स्टेचुअरी अथॉरिटी, जैसे LIC हो गया, ONGC हो गया, सेल हो गया, ये सारा भी जो है स्टेट के डेफिनेशन में आता है मूल अधिकार के तहत, ठीक है। ये जो आपका बहुत वाइडर सेंस में जो है डिफाइन किया गया है, जिसमें कि लगभग जो है सारी सरकारी एजेंसी जो है वो आती है, ठीक है। यानी कि इन जो है एजेंसियों का एक्शन को जो है चैलेंज किया जा सकता है कोर्ट में, फंडामेंटल राइट का जो है वायलेशन के केस के लिए, ठीक है। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के तहत जो है अगर कोई प्राइवेट बॉडी या एजेंसी भी जो है, ठीक, जो कि सरकार के एजेंट के रूप में अभी काम कर रही है, ठीक है, वो भी जो है आपका आर्टिकल 12 के तहत स्टेट के डेफिनेशन में आएगा, ठीक। ये हो गया आपका आर्टिकल 12, यानी कि ये जो है स्टेट का डेफिनेशन देती है। अब जो है आर्टिकल 13, ये क्या है, ठीक। आर्टिकल 14 से तो हम लोगों ने पढ़ा हुआ ही है, 13 भी आपने पढ़ा ही होगा, कि जो है मूल अधिकार से जो है मूल अधिकार से इनकन्सिस्टेंट लॉ जो है, मूल अधिकार के विरोध में एक तरह से कह सकते हैं जो लॉ है। लेकिन ये क्या है, अब इससे हम लोग डिटेल में अगर देखें तो आर्टिकल 13 कहता है, डिक्लेयर करता है कि जितने भी लॉज हैं जो कि इनकन्सिस्टेंट हैं या फिर डेरोगेटरी हैं, जो कोई भी फंडामेंटल राइट से, ठीक है, वो आपका जो है वॉइड होगा, यानी कि जो है वो आपका विधि संगत नहीं होगा, ठीक। अगर अगले वर्ड में बोलें, ये क्लियरली बोलता है, ये जुडिशियल रिव्यू का जो डॉक्ट्राइन है इसका व्याख्या करता है, ठीक है। यानी कि जुडिशियल रिव्यू जो है इस आर्टिकल में आता है, तो वो आपका जो है आर्टिकल 13, ठीक। ये एक इम्पोर्टेंट टर्म है जुडिशियल रिव्यू, क्योंकि जो ये हमेशा जो है चर्चा में रहती है, क्योंकि जो है आपका केंद्र सरकार यानी जो है पार्लियामेंट और जो है हमारी जुडिशियरी
इसमें थोड़ा सा चलते रहता है टकराव, तो इस वजह से ये टर्म हमेशा नज़र में रहता है और इम्पोर्टेंट टर्म है। तो इसे हम लोग देखेंगे आर्टिकल 13 के अंतर्गत, ठीक है। और जो देखिए सुप्रीम कोर्ट को जो है पावर दिया गया है आर्टिकल 32 के तहत और हाई कोर्ट को आर्टिकल 226 के तहत कि जो है ये कोई लॉ जो है आपका असंवैधानिक डिक्लेयर कर सकती है अगर यदि फंडामेंटल राइट का जो है ये हनन करती हो तो, ठीक है। ओके, आइए अब हम लोग आते हैं फंडामेंटल राइट्स पे, मूल अधिकार, ठीक। और राइट टू इक्वलिटी आर्टिकल 14 से 18, अनुच्छेद 14 से 18, ठीक। आपका इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉस, ठीक है। विधि के समक्ष समानता और विधियों का समान संरक्षण, अनुच्छेद 14। धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध, अनुच्छेद 15, ठीक है। प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स है प्लेस ऑफ बर्थ, ठीक है। अब आर्टिकल 16, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, लोक नियोजन में अवसर की समानता, ठीक। आर्टिकल 17 की बात करें तो ये आपका है अनटचेबिलिटी से रिलेटेड, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी एंड प्रोहिबिशन ऑफ इट्स प्रैक्टिस, अस्पृश्यता का अंत, ठीक। और इसका जो है प्रैक्टिस यानी कि ये जो चलता है इस पे रोक, ठीक। अब आर्टिकल 18, अनुच्छेद 18, उपाधियों का अंत, एबोलिशन ऑफ टाइटल एक्सेप्ट मिलिट्री एंड एकेडमिक, उपाधियों का अंत लेकिन मिलिट्री टाइटल और एकेडमिक टाइटल ये दिए जाएंगे, ठीक। क्लियर है। अब देखिए अब अगर नीचे आते हैं तो अनुच्छेद 19 से 22, स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम, ओके। ये जो है प्रोटेक्शन ऑफ सिक्स राइट रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ, ठीक है, स्पीच एंड एक्सप्रेशन, वाक और अभिव्यक्ति, सम्मेलन यानी असेंबली, संघ एसोसिएशन, ठीक है, संचरण मूवमेंट, डिसिडेंस एंड प्रोफेशन, ठीक। अब देखिए आर्टिकल 20, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस, अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, ठीक है। आर्टिकल 21, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, ठीक। प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ होगी एंड पर्सनल लिबर्टी, पर्सनल लिबर्टी यानी व्यक्तिगत स्वतंत्रता। इसमें आपका जो है एक बार यूपीएससी में भी क्वेश्चन आया हुआ है कि राइट टू मैरी ये जो है किस मूल अधिकार के अंतर्गत आता है, तो ये आर्टिकल 21 के अंतर्गत आता है। तो अगर हम लोग पहले पढ़ते हैं तो आर्टिकल 21 प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ, तो इसमें तो ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन उसमें पर्सनल लिबर्टी भी है यानी कि अपने मन से काम करने की स्वतंत्रता इच्छा के अनुसार, ठीक है। अब देखिए आर्टिकल 21A, ठीक है, प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार, राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन। फिर आता है आपका आर्टिकल 22, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टन केसेस, ठीक ठीक, ये हो गया आपका। फिर आता है तीसरा, शोषण के विरुद्ध। आइए अब तीसरा हम लोग देखते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, आर्टिकल 23 एंड 24। अब आपका प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स्ड लेबर, आर्टिकल 23, मानव और दुर्व्यवहार और बलात्श्रम का प्रतिषेध, ठीक है, ट्रैफिक ऑफ ह्यूमन बींग एंड फोर्स्ड लेबर, ठीक है, इसका प्रोहिबिटेशन की बात करती है। अब अनुच्छेद 24 की बात करते हैं, प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज, ठीक, कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध, ठीक है। आइए अब हम लोग नेक्स्ट पे आते हैं, यानी चौथा, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28, आर्टिकल 25 टू 28, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ठीक है। अब देखिए हम लोग बात करते हैं धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, ठीक है। आपका जो है आर्टिकल 26 में आती है। आर्टिकल 25 देखें, अंतःकरण की और धर्म की अबाध रूप से मान्य आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 25 यानी फ्रीडम ऑफ कंसाइज एंड
फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेशन ऑफ रिलीजन। अनुच्छेद 26 आपका धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। अब देखिए अनुच्छेद 27 आपका जो राइट फ्रॉम पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी रिलीजन, किसी विशेष धर्म की अभिवृद्धि के लिए कर के समुदाय के संबंध में स्वतंत्रता। ओके, अब देखिए आर्टिकल 28 जो है फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और वर्शिप इन सर्टन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता। ठीक है, आइए आगे देखते हैं अनुच्छेद 29 और 30 सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार। ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड कल्चर ऑफ माइनॉरिटीज़, भाषा, लिपि और अल्पसंख्यक वर्गों की संस्कृति का संरक्षण। अनुच्छेद 29। ठीक है, अब आते हैं आर्टिकल 30 पे, राइट ऑफ माइनॉरिटीज़ टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। ठीक, शैक्षणिक संस्थान की स्थापना और प्रशासन के लिए अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। ठीक है, ये आ गया। अब जो है संपत्ति का अधिकार, जिसे लीगल अधिकार में जो है 44 में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द्वारा जो है कर दिया गया स्थानांतरित, उसके बारे में हम लोग लीगल राइट में स्टडी करेंगे। अभी हम लोग मूल अधिकार में उसे स्टडी नहीं करेंगे। और ये छठा और अंतिम मूल अधिकार की हम लोग डिस्कशन आज करते हैं। ठीक है, तो ये आपका है संवैधानिक उपचार है। ठीक है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, आर्टिकल 32। ठीक है, अब देखिए क्या है, राइट टू मूव द सुप्रीम कोर्ट फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। ठीक, मूल अधिकार के प्रवर्तन कराने के लिए, इन्फोर्समेंट कराने के लिए। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय जाने का अधिकार। ठीक, अब देखिए यहाँ जो है आपका रीट जो है 6 रीट हैं, सॉरी 5 रीट हैं, जिसके तहत जो है जिसे इम्प्लीमेंट कराने के लिए आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो वो सारी जो है नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस की जाएगी। इस वीडियो को लंबा नहीं खींचेंगे हम लोग, ऐसे मैं मौखिक बता देता हूँ। तो अच्छे आपका हैवस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्टियोरी एंड क्यू वारंटो। ठीक है, आइए ये नीचे दिया भी होगा, इसका हम लोग साइनोप्सिस ले लेते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको बाद में अच्छे से एलेबोरेट की जाएंगी। इस वीडियो को ज़्यादा लंबा खींचते हुए जो है इसे बोरिंग बनाया नहीं जाएगा। ठीक है, एक बार आप लोग जब बेसिक क्लियर कर लेते हैं तो फिर ये सारी चीज़ें आराम से समझाई जा सकती हैं। अगर बेसिक क्लियर हो नहीं और स्टार्ट में इतना सारा लोड दे दिया जाए तो जो ज़रूरी है वो भी आप याद रख नहीं पाएंगे। ठीक है, तो देखिए रीट। ठीक है, ये बताया मैंने, बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबस कॉर्पस। ठीक है, परमादेश, मैंडेमस, प्रतिषेध, प्रोहिबिशन, सर्टियोरी, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा, क्यू वारंटो। ठीक है, ये रीट आपका अंग्रेजी कानून से ली गई है। तो ये सारी चीज़ें जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए जो है इस वीडियो का नोट्स बनाएं और इसे रिवीजन करें। ये एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए एग्जाम में कुछ चीज़ें हैं जो कि इंपॉर्टेंट है आपका, जैसे मूल अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स, DPSP, ये चीज़ जो है हर एग्जाम में वो पूछी ही जाती है, चाहे आपका किसी भी वे में पूछा जाए, लेकिन इससे एक ना एक क्वेश्चन बनता ही है। ठीक है, तो जहाँ से क्वेश्चन बनता है उसे हम लोग दिमाग में रखेंगे। पढ़ना तो सारा कुछ ही है, और कोई भी बोल रहा है कि मैं सारा कुछ कवर करा दूंगा तो वो तो होना ही नहीं है। ठीक है, लेकिन ये कोशिश है कि हाँ इतना कवर हो जाए कि आप जो है आराम से अच्छे मार्क्स ऑब्टेन कर पाएँ और जो है अच्छी पोस्ट आपको मिल जाए। सारा कुछ तो वो भगवान भी नहीं करा सकते। ठीक है, क्योंकि अगर वो कराते हैं तो कुछ तो छूट ही जाएगा, या फिर अगर उतना ज़्यादा कराया जाए तो आपको याद भी नहीं रहेगा सारा कुछ। तो एट द एंड यानी लास्ट में जो है वो एग्जाम में आपको नंबर देगा ही नहीं, तो उससे फ़ायदा ही नहीं है। जो देखिए पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, ज्ञान हासिल करने के लिए जीवन पड़ा हुआ है, लेकिन अभी जो है अभी तो बस उतना ही पढ़ना है कि काम हो जाए। ठीक है, और एक बार काम हो जाने के बाद तो हम लोग उसमें प्रोफेसरशिप कर लेंगे। ठीक है, ओके, नेक्स्ट वीडियो हो सकता है कल आए या मे बी डिले भी हो। टिल देन कीप वॉचिंग, नोट्स बनाइए, रिवीजन करिए, अपनी बाकी चीज़ें पढ़िए। ओके, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।